नमस्कार साथियों, ट्रिपल पी IAS के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि हम पिछले 2 लेक्चर के अंतर्गत पॉलिटी के सेक्शन के चैप्टर 11 एम लक्ष्मीकांत बुक के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम डे 3 के लेक्चर के अंतर्गत एम लक्ष्मीकांत पुस्तक के चैप्टर नंबर 12, 13, 14 और 15, 16 के MCQ के माध्यम से चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे, जिसमें पूछा गया है कि संसद में कौन कौन शामिल है। तो संसद में शामिल होना, फर्स्ट विकल्प दिया गया है राष्ट्रपति, सेकंड विकल्प दिया गया है राज्यसभा और थर्ड विकल्प दिया गया है लोकसभा। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि ओनली 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है ऑल ऑफ द अबव और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है ओनली 1 एंड 3। जैसा कि आप लोगों को जानकारी होगी कि संसद के अंतर्गत यानी आर्टिकल 79 में संसद के संबंध में प्रावधान किया गया है। इसमें आर्टिकल 80 के अंतर्गत राज्यसभा और 81 के अंतर्गत लोकसभा का प्रावधान मिलता है। तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों इसमें शामिल हैं, जबकि राज्यसभा और लोकसभा से कोई बिल पारित होने के बाद राष्ट्रपति की संस्तुति के लिए जाता है। इस वजह से संसद के अंतर्गत हम तीनों को शामिल करते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। अब हम आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा गया है संसदीय सरकार की विशेषताओं में शामिल नहीं है। हमें ये ध्यान रखना होगा कि इसमें पूछा गया है कि संसदीय सरकार की विशेषताओं में शामिल नहीं है। सबसे पहले तो हमें जानना चाहिए कि संसदीय सरकार से क्या तात्पर्य है। यहाँ पे कार्यपालिका और विधायिका के संबंधों के आधार पर जो व्याख्या की जाती है, उसमें संसदीय सरकार और एकात्मक सरकार की व्यवस्था बताई जाती है। संसदीय सरकार में हम देखेंगे राजनीतिक एकरूपता देखने को मिलती है, फर्स्ट विकल्प बोल रहा है। सेकंड विकल्प बोल रहा है दोहरी सदस्यता मिलती है। थर्ड विकल्प बोल रहा है शक्तियों के विभाजन का सिद्धांत मिलता है। और फोर्थ विकल्प मिल रहा है विधायिका और कार्यपालिका के बीच में टकराव देखने को मिलता है। इस प्रकार से यदि हम देखें तो ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है ओनली 1 एंड 2, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 2 एंड 3 और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 3 एंड 4, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 1, 2 एंड 4। इसमें हम देखेंगे तो संसदीय सरकार के अंदर जो विशेषताएं होती हैं, उसमें एक तो राजनीतिक एकरूपता देखने को मिलती है। इसकी व्याख्या यह है कि जो मंत्रिपरिषद का गठन होता है वो एक ही राजनीतिक दल के सदस्यों के द्वारा से मिलकर किया जाता है। इसके अलावा जो दूसरा विकल्प, तो ये संसदीय सरकार की विशेषता है, इसलिए विकल्प 1 आंसर में नहीं होना चाहिए। तो विकल्प 1 यहाँ पर है तो ये आंसर नहीं है। विकल्प 1 इसमें है नीचे वाले में, तो ये भी आंसर नहीं है। अब बचे हैं हमारे पास विकल्प नंबर बी और सी। अब हम सेकंड की व्याख्या करेंगे कि इसमें बोला गया है कि राजनीतिक एकरूपता, ये हो गया दोहरी सदस्यता। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कार्यपालिका और विधायिका, इन दोनों को मिलकर, इन दोनों के बीच जो संबंध होते हैं उनके आधार पर सरकार की विशेषताओं को व्याख्यायित किया जाता है। तो दोहरी सदस्यता का संदर्भ यहाँ यह है कि जो सदस्य विधायिका की सदस्यता रखते हैं वही सदस्य कार्यपालिका में मेंबर बनते हैं, यानी जिन सदस्यों के पास सांसद की सदस्यता होती है उन्हीं को मंत्री पद दिया जाता है, इसलिए दोहरी सदस्यता देखने को मिलती है। जबकि अमेरिका के अंदर हम देखेंगे कि राष्ट्रपति के साथ जो सचिव कार्य करते हैं, मंत्रियों को वहाँ सचिव बोला जाता है। जरूरी नहीं है कि उनके पास संसद की सदस्यता हो। थर्ड नंबर पे तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि दोहरी सदस्यता भी संसदीय सरकार की विशेषता है। तो दूसरा विकल्प इसमें दिया गया है, तो ये भी विकल्प आंसर नहीं होना चाहिए। अब हमारे पास आंसर तो ये मिल गया हमारे को 3 एंड 4, लेकिन ये पूछा था शक्तियों के विभाजन का सिद्धांत। ये हमें एकात्मक व्यवस्था में देखने को मिलता है। विधायिका और कार्यपालिका के बीच टकराव की स्थिति भी एकात्मक सरकार के अंतर्गत देखने को मिलती है। ये दोनों ही विशेषताएं एकात्मक सरकार की हैं और हम इन्हें USA की सरकार के अंतर्गत देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे आज के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जिसमें पूछा गया है कि भारतीय संसद की सर्वोच्चता को सीमित करने वाले प्रावधानों में शामिल है, यानी कि
भारत की संसद की ब्रिटेन की संसद के साथ कई बार तुलना की जाती है। ब्रिटेन की संसद विश्व में सर्वोच्च संसद मानी जाती है, लेकिन भारतीय संसद को सर्वोच्चता सीमित है। इसके संदर्भ में कई सारे प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत देखे जा सकते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हम देखेंगे विकल्प 1 में कहा गया है लिखित संविधान। भारतीय संविधान लिखित है, ये बिल्कुल सही बात है। संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था से संबंध है यहाँ पर राष्ट्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकार, यानी राष्ट्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकार। न्यायिक समीक्षा, यह विकल्प भी भारत में देखने को मिलता है। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स हैं, इनका प्रावधान भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत किया गया है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि ये चारों विकल्प, यानी कि संविधान लिखित है, यह संसद की सर्वोच्चता को कैसे सीमित करता है कि जो संविधान में प्रावधान किए गए हैं संसद उन्हीं के ऊपर कानून बना सकती है। संघीय व्यवस्था है, यानी कि संसद को संपूर्ण भारतवर्ष के लिए कानून बनाने की उस प्रकार से छूट नहीं है, क्योंकि राज्यों के पास राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। न्यायिक समीक्षा का से आशय इस रूप में है कि यदि संसद के द्वारा कोई कानून बनाया जाता है और वह अगर मूल अधिकारों के विरुद्ध पाया जाता है तो उसे न्यायपालिका के द्वारा विधि शून्य किया जा सकता है। उसके अलावा मूल अधिकारों के संबंध में जो प्रावधान किए गए हैं वो संसद की सर्वोच्चता पर प्रश्न प्रावधानों को सीमित करता है, क्योंकि मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पर आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकता है। इस प्रकार से हम देखेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर विकल्प डी, यानी 1, 2, 3 और 4। अब हम आगे बढ़ेंगे और आज का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। इसमें पूछा गया है अनुच्छेद 331 के अनुसार राष्ट्रपति कितने सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के अंतर्गत हम अगर देखें तो इसमें विकल्प ए दिया गया है 2 सदस्य, विकल्प बी दिया गया है 1 सदस्य, विकल्प सी दिया गया है 3 सदस्य और विकल्प डी दिया गया है 1 भी नहीं। 104वें संशोधन 104वें संशोधन 2019 से पहले राष्ट्रपति को अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में 19 से पूर्व राष्ट्रपति को लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति प्राप्त थी। लेकिन इस संशोधन के बाद अनुच्छेद 331 के प्रावधान को खत्म कर दिया गया है और इस समय जो स्थिति है उसमें राष्ट्रपति को लोकसभा के अंदर एक भी सदस्य को मनोनीत करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। इस संदर्भ में यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के रूप में आप देख सकते हो आर्टिकल दिए गए हैं जिनमें आरक्षण का प्रावधान है। इसके अंतर्गत आर्टिकल 330, 331, 332, 333, ये 330 इसमें लोकसभा और राज्यसभा के अंतर्गत SC और ST के संबंध में आरक्षण का प्रावधान है। 331 में लोकसभा में एंग्लो इंडियन का प्रावधान था जो अब खत्म हो गया है। 332 के अंतर्गत राज्य विधानसभाओं में आरक्षण का प्रावधान है SC ST के लिए। 333 में जो राज्यों की विधानसभा में गवर्नर के द्वारा मनोनीत करने का प्रावधान था यह भी समाप्त कर दिया गया है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1 भी नहीं। हम आगे बढ़ेंगे। आज का क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखेंगे जिसमें हमसे पूछा गया है संघीय सरकार के संबंध में गलत युग्म का चयन करें। संघीय सरकार, जैसा कि हमने आपको अभी डिस्क्राइब किया कि संघीय सरकार का मतलब है राष्ट्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकार। अब इसमें पूछा है गलत विकल्प क्या है, तो हमें देख लेना होगा कि संघीय सरकार की क्या विशेषताएं होती हैं। जो नहीं उससे मैच करेंगी वो गलत हो जाएगा।
तो हमने ऐसा बताया कि राष्ट्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकार, तो दोहरी सरकार का मतलब जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं बार बार, शक्तियों का केंद्रीकरण, इसमें बोला गया है शक्तियों का केंद्रीकरण, और उसमें बोला गया है कठोर संविधान। तो जब हम देखेंगे कि ऑप्शन नंबर ए बोलता है ओनली 1, ऑप्शन नंबर 2 बोल रहा है ओनली 2, और ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है ओनली 3, और डी बोल रहा है ऑल ऑफ द अबव। तो दोहरी सरकार यह संघीय सरकार की विशेषता है, तो ये तो गलत नहीं हुआ, तो ऑप्शन नंबर 1 आंसर नहीं हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी आंसर नहीं हो सकता। अब 2 और 3 में से कोई एक आंसर है। तो हम देखेंगे कि जो 2 नंबर का विकल्प है, इसमें बोला गया है शक्तियों का केंद्रीकरण। जैसा कि हम आपसे एक्सप्लेन कर ही रहे हैं कि संघीय सरकार के अंतर्गत शक्तियों का बंटवारा होता है। जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 में अनुसूची 7 में 3 सूचियां दी गई हैं, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो यह वाला जो प्रावधान है शक्तियों का केंद्रीकरण, यह प्रावधान संघीय सरकार के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार से हमें, और लास्ट में दिया गया है कठोर संविधान। तो जब संघीय सरकार का ढांचा बनाया जाता है तो उसमें केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच संबंधों का उल्लेख किया जाता है, और उन अनुपालन हो सके उन नियमों विनियमों का, इस वजह से संविधान को कठोर बनाया जाता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो हम आंसर देखेंगे वो हो जाएगा बी, यानी कि शक्तियों का केंद्रीकरण। ये एकात्मक यानी राष्ट्रपति शासन सरकार की विशेषताएं हैं ये। अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान में एकात्मक विशेषताओं को शामिल, भारतीय संविधान में एकात्मक विशेषताओं में शामिल विशेषताओं का चयन करें। विशेषताओं की जगह शामिल प्रावधानों। भारतीय संविधान में की एकात्मक विशेषताओं में शामिल प्रावधानों का चयन करें। यानी भारतीय संविधान यद्यपि संघीय है लेकिन उसमें कई सारी एकात्मक विशेषताएं पाई जाती हैं जो भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है, जैसा कि अन्य संघीय सरकारों में, अन्य संघीय ढांचों में नहीं पाया जाता है। तो इसमें हम देखेंगे जो एकात्मक विशेषताएं हैं उसमें सबसे पहले दिया गया है सशक्त केंद्र, फर्स्ट विकल्प। सेकंड में दिया गया है राज्य प्रतिनिधित्व में समानता का अभाव। थर्ड में दिया गया है एकीकृत न्यायपालिका। फोर्थ में दिया गया है आपातकालीन उपबंध। और 5 में दिया गया है लिखित संविधान। हम यदि इसमें देखें तो एकात्मक विशेषताओं के अंतर्गत केंद्र सशक्त बनाया गया है। इसका जो उदाहरण है उसे हम देख सकते हैं, अनुसूची में, केंद्रीय अनुसूची में विषयों को ज़्यादा रखा गया है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट ज़्यादा हैं। उसके अलावा जो विषय शामिल किए गए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया गया है। विकल्प नंबर 2 में दिया गया है राज्य प्रतिनिधित्व में समानता का अभाव। यानी यदि हम राज्यसभा के स्तर पर देखें तो राज्यों को अलग अलग प्रतिनिधित्व दिया गया है, मिनिमम सीट 1 और मैक्सिमम 31 तक सीट दी गई हैं। एकीकृत न्यायपालिका के संदर्भ में देखें यदि हम, तो यहाँ पर हमारे यहाँ न्यायपालिका का इस प्रकार का ढांचा बनाया गया है। यहाँ नीचे अधीनस्थ न्यायालय, मिडिल में उच्च न्यायालय और टॉप पर सुप्रीम कोर्ट। आपातकालीन उपबंध भाग 18 के अंतर्गत 352 से 60 अनुच्छेद तक आपातकालीन उपबंध दिए गए हैं जो कि एकात्मक विशेषता को दर्शाते हैं। जबकि लिखित संविधान वाला प्रावधान हम अभी ऊपर ही पढ़ चुके हैं, ये संघीय, यद्यपि भारत का संविधान लिखित है लेकिन यह संविधान की एकात्मक विशेषता न होकर संघीय विशेषता है। इसलिए हम इस विकल्प की तरफ देखेंगे तो 5 नंबर विकल्प जो है, 5 नंबर का जो पॉइंट है इसको हटा दो तो हम अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। यानी कि विकल्प 1, 2, 3, 4 ये चारों ही विशेषताएं एकात्मक विशेषताएं हैं। हम आगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे बोल रहा है कि वित्तीय आपात के संबंध में सही विकल्प, यानी वित्तीय आपात के संबंध में आपको सही विकल्प का चयन करना है। इसमें आप विकल्प नंबर ए दिया गया है अनुच्छेद 360 के अंतर्गत इस संबंध में प्रावधान शामिल हैं। विकल्प सेकंड दिया गया है अब तक मात्र 2 बार इसको लागू किया गया है। बताना है हमको सही कथन। तो जैसा कि आप लोगों को
पता होगा कि भारतीय संविधान के भाग 18 के अंतर्गत 352 से 360 तक 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है। इसी के अंतर्गत आर्टिकल 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल के प्रावधान शामिल किए गए हैं। आगे जब हम देखेंगे, इसमें बोला गया है अब तक 2 बार इसको लागू किया गया है। यह विकल्प गलत है, क्योंकि इस आपातकाल को अभी तक भारत में लागू नहीं किया गया है। इस प्रकार से इसका सही आंसर होगा वो विकल्प ए होगा। हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इसमें पूछा गया है कि भारत में संघीय शासन प्रणाली को किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, कनाडा के संविधान से, ब्राजील के संविधान से। तो हमने जैसा कि ऊपर एक क्वेश्चन में डिस्कस किया है कि भारत की जो संघीय प्रणाली है उसमें केंद्र को सशक्त बनाया गया है। इसमें प्रावधान क्या क्या है वो मेंस के लेवल का है, अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो हमारी जो संघीय प्रणाली है केंद्र के सशक्त बनाने का, वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, आज का क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 9 पर जाने से पहले हम आप लोगों से कमेंट की, लाइक की, शेयर की और सब्सक्राइब की उम्मीद रखते हैं। यदि आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ हमारे सेशन को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कमेंट करें और लाइक करें। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में हमको गलत युग्म का चयन करना है। इसमें विषय दिए गए हैं और सूची दी गई है। विकल्प नंबर ए में बोला गया है कि जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन को समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। वहीं जनगणना को संघ सूची के अंतर्गत रखा गया है, कारागार को राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया है और खनिज को अवशिष्ट सूची के अंतर्गत रखा गया है। जैसा कि हमने पूर्व में भी एक उदाहरण के माध्यम से बताया कि अनुच्छेद यहाँ बता सकते हैं 246 इसके अंतर्गत जो शेड्यूल 7 है, इसमें केंद्र संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय शामिल किए गए हैं। इसमें विषयों को बंटवारा किया गया है। इसमें यदि हम देखें तो जनसंख्या नियंत्रण परिवार नियोजन समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, ये बिल्कुल करेक्ट बात है। जनगणना संघ सूची के अंतर्गत आती है, यह बिल्कुल सही बात है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत इसका कार्यक्रम रहता है। और कारागार को राज्य सूची के विषय में रखा गया है, यह बिल्कुल सही बात है। जबकि खनिज को अपशिष्ट सूची में शामिल नहीं किया गया है, इसको संघ सूची में शामिल किया गया है। खनिज को संघ सूची में। अपशिष्ट सूची का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जो विषय संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची के अंतर्गत शामिल नहीं है उनको अपशिष्ट सूची के अंतर्गत रखा जाता है। इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। आगे यदि हम देखें तो जिस प्रकार से संघ सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राइमरी रूप से संसद के पास है, समवर्ती सूची पर राज्य और केंद्र दोनों के पास है, राज्य सूची पर प्राथमिकता के बेस पर राज्यों के पास विधि बनाने की शक्ति है, उसी प्रकार से अवशिष्ट सूची के ऊपर संसद को विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है। आगे बढ़ेंगे, आज का क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि संसद के कानून बनाने के संदर्भ में गलत युग्म का चयन करें राज्य सूची के विषयों पर। यानी यहाँ ये पूछा जा रहा है कि संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून कब बना सकती है। इस संबंध में कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं, उनसे संबंधित प्रावधान है और आपको गलत विकल्प का चयन करना है। इसमें दिया गया है आर्टिकल 249 बता रहा है कि जब राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित कर दे तो संसद कानून बना सकती है। आर्टिकल 250 बोल रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। अनुच्छेद 252 बता रहा है कि राज्यों के अनुरोध की अवस्था में राज्य सूची पर संसद कानून बना सकती है। और आर्टिकल 254 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए संसद कानून बना सकती है।
तो इसमें जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि आर्टिकल 249 में यह बात स्पष्ट रूप से लिखी गई है कि जब राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित कर दे तो संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। उसी प्रकार से आर्टिकल 250 के अंतर्गत स्पष्ट है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारतीय संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। उसी प्रकार से आर्टिकल 252 के अंतर्गत राज्यों के अनुरोध की अवस्था में भारतीय संसद कानून बना सकती है, जबकि आर्टिकल 254 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के संदर्भ में प्रावधान नहीं दिए गए हैं। इस संबंध में जो प्रावधान मिलते हैं वो आर्टिकल 253 के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। यह क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से पढ़ लेना है और इन आर्टिकल्स के बारे में आपको बिल्कुल याद कर लेना, कंठस्थ कर लेना है इनको। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 11 पर मूव करेंगे, जो हमसे पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में विधायी विषयों को 3 सूचियों में विभाजन संबंधी प्रावधान लिया गया है। जैसा कि हम पूर्व में स्पष्ट किया है करके एक्सप्लेन कर चुके हैं कि भारतीय जो संविधान है इसके अंतर्गत आर्टिकल 246 में विधायी विषयों की 3 सूचियां दी गई हैं: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। यह प्रावधान किस विषय मतलब कहाँ से लिया गया है? यदि हम सही मायने में देखें तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि जो 3 सूचियों का प्रावधान है ये कहाँ से लिया गया है, इसका सोर्स क्या है। तो इसमें पहला दिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935, दूसरा दिया गया है भारत सरकार अधिनियम 1858, तीसरा दिया गया है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, चौथा दिया गया है 1853 का अभिलेख। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है भारत शासन अधिनियम 1935। इस अधिनियम का हमारे भारतीय संविधान पर काफी गहरा प्रभाव है, क्योंकि इस अधिनियम के बहुत सारे प्रावधान भारतीय संविधान में एज इट इज रख लिए गए हैं। बस इन विधायी विषयों के संबंध में एक जो अंतर है वो ये है कि जो अवशिष्ट सूची इस पर कानून बनाने की शक्ति इस अधिनियम के अंतर्गत न तो केंद्र को दी गई थी, न ही राज्य को। तत्कालीन गवर्नर जनरल को इन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई थी, जबकि भारत सरकार अधिनियम 1858 के माध्यम से कंपनी का शासन समाप्त किया गया था और ताज का शासन शुरू हुआ था। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत सर्वप्रथम भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई थी। साथ ही जब 1853 का राजलेख आया था तो इसके लिए कानून निर्माण हेतु भारत में एक अलग 12 सदस्यीय विधान परिषद का गठन किया गया था। इस प्रकार से हम देखेंगे तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो राइट आंसर ए है। अब हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे पूछ रहा है कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाएं सुनिश्चित करने हेतु केंद्र द्वारा राज्यों को निर्देश दिया जा सकता है। यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाएं सुनिश्चित करने हेतु केंद्र के द्वारा राज्यों को निर्देश दिया जा सकता है। आर्टिकल 339, आर्टिकल 350, आर्टिकल 351, आर्टिकल 353। यदि हम इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें आर्टिकल 350 के अंतर्गत यह प्रावधान देखने को मिलता है, जबकि इसमें जो आर्टिकल और दिए गए हैं विकल्प में, इसमें आर्टिकल 339 जो है इसमें अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु योजना निर्माण के संबंध में केंद्र के द्वारा राज्यों को निर्देश दिए जा सकते हैं, जबकि आर्टिकल 351 के अंतर्गत हिंदी भाषा का विकास सुनिश्चित करने हेतु केंद्र के द्वारा राज्यों को निर्देश दिए जा सकते हैं। आर्टिकल 353 के तहत जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में होती है तब केंद्र राज्यों को निर्देश दे सकता है। इस हिसाब से यदि हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 12 के अंतर्गत दिए गए चारों विकल्प महत्वपूर्ण हैं, जिसमें आर्टिकल 350 क्वेश्चन का आंसर है
339 आपको देखना होगा, इसमें अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के संबंध में प्रावधान। आर्टिकल 351 हिंदी भाषा के विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान। आर्टिकल 353 आपात की उद्घोषणा के समय केंद्र के द्वारा राज्यों को दिए गए निर्देशों के संबंध में प्रावधान शामिल किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, आज का क्वेश्चन नंबर 13 को हम देखेंगे। समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? समवर्ती सूची का मतलब यानी कनकरेंट लिस्ट। इसका मतलब इससे आशय यह है कि इस विषय पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, लेकिन दोनों में टकराव की स्थिति पर केंद्र का कानून प्रभावी रहेगा। देश कहाँ से लिया गया है? तो इसमें विकल्प ए है अमेरिका, विकल्प बी है कनाडा, विकल्प सी है ऑस्ट्रेलिया और विकल्प डी है आयरलैंड। तो हम देखेंगे कि इसका जो सही आंसर है वो है विकल्प सी यानी कि ऑस्ट्रेलिया। अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। इसमें आपसे पूछा जा रहा है अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में। केंद्र राज्य संबंधों के लिए अंतर्राज्यीय परिषद एक बहुत ही महत्वपूर्ण निकाय है। अंतर्राज्यीय परिषद, इसके संबंध में सही कथन पूछा गया है। अनुच्छेद 262 के तहत इसका प्रावधान देखने को मिलता है, विकल्प नंबर ए। विकल्प नंबर बी में बोला जा रहा है यानी सेकंड ऑप्शन बोल रहा है कि सर्वप्रथम इस परिषद का गठन 1990 में किया गया था। विकल्प नंबर थर्ड में बोला गया है कि प्रधानमंत्री इस परिषद का अध्यक्ष होता है। तो यदि आपको कुछ इन तीनों में से अभी कोई भी नहीं पता है तो ये तो पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री ही इस परिषद की अध्यक्षता करते हैं। सही विकल्प पूछा है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो यानी कि ये तो आंसर नहीं है। अब हम जब और आगे बढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे कि सर्वप्रथम इस परिषद का गठन 1990 में किया गया था। यह विकल्प भी आपका सही है, 1990 में ही इसका गठन किया गया था। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो विकल्प नंबर 2 भी सही है। तो अब या तो ये सही है या ये सही है, ये वाला भी आंसर नहीं हो सकता है। आगे देखेंगे तो इसमें बोला गया है कि आर्टिकल 262 के तहत इसके प्रावधान किए गए हैं। यही विकल्प गलत है, क्योंकि आर्टिकल 262 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद का प्रावधान नहीं है। इसके स्थान पर आर्टिकल 262 के अंतर्गत जल संबंधी विवादों के न्याय निर्णय हेतु प्रावधान किए गए हैं, जिसके लिए संसद के द्वारा 2 कानून भी पारित किए गए हैं। जबकि अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में जो प्रावधान देखने को मिलते हैं वो आर्टिकल 263 के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। इस प्रकार यदि हम देखें तो इस क्वेश्चन का आंसर 2 और 3 यानी कि सी इसका आंसर होना चाहिए। अब हम आगे बढ़े इसके तो क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान के किस भाग के अंतर्गत केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों की चर्चा मिलती है? यह क्वेश्चन पूर्व में एग्जाम में पूछा जा चुका है, आगे भी इसके आने की काफ़ी संभावनाएं हैं। तो इसके में जो हम देखेंगे केंद्र राज्य वित्तीय संबंध के बारे में बात की गई है। तो भाग 11 अनुच्छेद 245 से 55, भाग 11 अनुच्छेद 256 से 63, भाग 12 अनुच्छेद 265 से 272 और भाग 12 अनुच्छेद 268 से 293। तो इसमें यदि हम सही आंसर की तरफ मूव करें तो इसका विकल्प डी यानी कि भाग 12 अनुच्छेद 268 से 293 तक के जो अनुच्छेद है वह केंद्र राज्य के संबंध में वित्तीय संबंधों की चर्चा देखने को मिलती है। अब आप हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि भाग 11 के अनुच्छेद 245 से 55 तक किस विषय से संबंधित है, भाग 11 अनुच्छेद 256 से 63 तक किस विषय से संबंधित है। बाकी हम इस विषय में और आगे आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। इसमें एक अभी हालिया जो परिवर्तन है वो है 279A। इसके माध्यम से जीएसटी काउंसिल का गठन किया गया है। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा की जाती है और यह जीएसटी काउंसिल का प्रावधान 101वें संविधान संशोधन 101वें संशोधन 2016 के माध्यम से किया गया है। आगे बढ़ेंगे हम तो क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। इसमें पूछा गया है कि वित्त आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, यानी फाइनेंस कमीशन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। तो आर्टिकल 277, 278, 279 और 280। इसका सही आंसर है 280। इसके द्वारा जो सजेशन दिए जाते हैं केंद्र सरकार को, उनको
विधिक अनुदान के रूप में जाना जाता है। सॉरी, इसके लिए थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा मुझे। विधिक अनुदान आर्टिकल 275 के अंतर्गत बताए गए हैं। इनकी अनुशंसा वित्त आयोग के द्वारा ही की जाती है। हम आगे बढ़ेंगे आज के क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, जिसमें हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 में मुझसे पूछा जा रहा है कि गलत युग्म का चयन करना है। समिति दी गई है और गठन का वर्ष दिया गया है। राजमन्नार समिति 1969 में, सरकारी आयोग 1983 में, मदन मोहन पुंछी आयोग 2007 में और प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1965 में। एक बात आपको इन सब के संबंध में ध्यान रखनी होगी कि जो पहली 3 समितियां दी गई हैं, ये सभी केंद्र राज्य संबंध के संबंध में के विषय पर गठित की गई थी, जबकि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में 1966 में किया गया था, न कि 1965 में। इस प्रकार से इसका आंसर विकल्प डी है। और ये तीनों समितियां आपको वर्ष सहित याद करनी है, कभी भी एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और आज के क्वेश्चन नंबर 18 को डील करेंगे। आज का क्वेश्चन नंबर 18 हमसे पूछ रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत संघ और राज्यों को विधिक व्यक्तित्व प्रदान किया गया है। विधिक व्यक्तित्व से आशय यहाँ यह है कि हम भारत सरकार या राज्य सरकार के विरुद्ध अदालत में कोई केस दायर कर सकते हैं, तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार को विधिक व्यक्तित्व प्रदान किया गया है। यह प्रावधान किस संविधान के अनुच्छेद में है, इसको हमें आंसर में बताना है। तो अनुच्छेद 299, 300, 300 ए और 301। तो यहाँ हम देखेंगे तो ये विधिक व्यक्तित्व का जो प्रावधान है, ये आर्टिकल 300 के अंतर्गत देखने को मिलता है। आर्टिकल 300, जबकि 299 के अंतर्गत संघ तथा राज्य सरकारों के द्वारा अपनी कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में की जाने वाली सभी संविधाएं, मतलब आर्टिकल 299 बोलता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो भी संविधाएं करेंगी वो राष्ट्रपति और राज्यपाल के क्रमशः दोनों के नाम पर की जाएंगी। उसी प्रकार आर्टिकल 300 ए बोलता है कि आर्टिकल 300 ए में जो 44 में संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को वहां से निश्चित किया गया है मूल अधिकार से, उसे अब विधिक अधिकार के रूप में भाग 12 के 300 ए के अंतर्गत रखा गया है। जबकि आर्टिकल 300(1) का संबंध व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता से है। आगे बढ़ेंगे, आज का क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि संसद अंतरराज्यीय वाणिज्यिक अधिकारी की नियुक्ति कर सकती है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत कर सकती है? तो 301 तो हमने अभी डिस्कस किया है, जिसमें हमने आपको बताया है कि 301 के अंतर्गत व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता के बारे में प्रावधान किए गए हैं। जबकि 302 के अंतर्गत देखें तो संसद विधि के द्वारा एक राज्य से दूसरे राज्य के मध्य किए जाने वाले या उसके भीतर व्यापार, वाणिज्य, समागम की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर सकती है। आर्टिकल 302 है, इसमें एक ए राज्य से बी राज्य की तरफ जो व्यापार हो रहा है ये फ्री मूवमेंट है। इसमें कोई भी रुकावट या रोक लगाने का जो अधिकार है वो संसद के पास है। राज्यों के पास इस विषय में कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति से अनुमति लेने की जरूरत है। आर्टिकल देखेंगे 305, इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आर्टिकल 305 का संबंध किस विषय से है। जबकि आर्टिकल 307 यह अंतरराज्यीय वाणिज्यिक अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान करता है। आज का क्वेश्चन नंबर 20 हम देखेंगे कि वित्त आयोग की अनुशंसाओं का उल्लेख, वित्त आयोग यानी कि फिर से फाइनेंस कमीशन, उसकी अनुशंसाएं हैं, उनका उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? वित्त आयोग तो 280 के अंतर्गत आता है, लेकिन जो इसकी अनुशंसाएं होती हैं वो आर्टिकल 281 के अंतर्गत आती हैं। ये आपको याद रखना है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में।
आगे यदि हम आपको बताएं तो 283 का जो संबंध है वो संचित निधि, आकस्मिक निधि में जो और लोक लेखा में जो राशियां जमा होती हैं उनके संरक्षण के संबंध में प्रावधान 283 के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। 283 के बाद अब आगे क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में हमसे पूछा जा रहा है क्षेत्रीय परिषद के संबंध में गलत कथन बताना है। तो इसमें बोला कि ये एक संवैधानिक निकाय है, प्रधानमंत्री के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। तो हम आपको यहाँ बताना चाहेंगे कि यह एक सांविधिक निकाय है। यह एक सांविधिक निकाय है, ना कि संवैधानिक। इसका प्रावधान राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किया गया है। प्रधानमंत्री के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। यह विकल्प भी गलत है, क्योंकि गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर के केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। इस प्रकार हम गलत विकल्प देखेंगे तो विकल्प नंबर सी यानी कि दोनों गलत हैं। आगे हम बढ़ेंगे तो इसमें पूछा गया है कि उत्तर पूर्वी राज्यों को किस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के अंतर्गत जो क्षेत्रीय परिषद बनाई गई थी वो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और मध्य बनाई गई थी। तो पूछा जा रहा है कि उत्तर पूर्वी राज्यों को इनमें से किसके अंतर्गत रखा गया है, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के, दक्षिणी या मध्य, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें न तो इसमें रखा गया है, ना ही इसमें और ना ही इसमें। इसका जो विकल्प है वो डी है, क्योंकि उत्तर पूर्वी राज्यों को, 8 राज्यों को हम जो इन 8 राज्यों को एक अलग से पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 का एक पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम बनाया गया है, उसमें रखा गया है। अब हम आगे क्वेश्चन बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 इसमें पूछा गया है संविधान के किस भाग के तहत आपातकालीन प्रावधान सम्मिलित हैं। ये हम आगे बोल चुके हैं आपसे कि ये भारतीय संविधान के भाग 18 में उल्लेखित किए गए हैं। 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है। आपको कमेंट सेक्शन में हमें ये तीनों भाग के आंसर लिख के कमेंट करना है। आज का क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। भारतीय संविधान में कुल कितने प्रकार के आपातकाल को शामिल किया गया है। हम पहले ही इसको डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें 3 प्रकार के हैं। राष्ट्रीय आपातकाल, और संवैधानिक तंत्र की विफलता के बाद राष्ट्रपति शासन, और वित्तीय आपातकाल। इसमें अगर आर्टिकल देखेंगे तो इसका आर्टिकल है 252, इसका 352, इसका है 356, इसका है 360। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। इसमें पूछा गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किन आधारों पर की जा सकती है। विकल्प नंबर 1 बोल रहा है युद्ध के आधार पर, 2 बाह्य आक्रमण, और सी 3 सशस्त्र विद्रोह। तो 1 और 2, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3 और 1 एंड 3। राष्ट्रीय आपातकाल जो कि 352 के अंतर्गत लगाया जाता है, या इसके प्रावधान 352 आर्टिकल के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। इसमें तीनों ही आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। यहाँ पर आपको ध्यान रखने योग्य तथ्य यह है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा युद्ध और बाह्य आक्रमण के माध्यम से होती है तो इसे बाह्य आपातकाल के रूप में जाना जाता है, जबकि जब सशस्त्र विद्रोह के रूप में इसकी घोषणा होती है तो इसे आंतरिक आपातकाल के रूप में जाना जाता है। यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि भारत में जब 1975 में जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी वो इस प्रावधान के माध्यम से की गई थी, लेकिन तब यह आंतरिक गड़बड़ी शब्द हुआ करता था। आंतरिक गड़बड़ी। यह आंतरिक गड़बड़ी शब्द को 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से हटाकर सशस्त्र विद्रोह को शामिल किया गया है। हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 पर। इसमें पूछा गया है हमसे कि राष्ट्रीय आपातकाल की प्रथम उद्घोषणा कब हुई थी। 1971 में, 1975 में, 1962 में और यानी 26 अक्टूबर 1962 और 25 अक्टूबर 1962। तो हमें ध्यान रखना होगा कि पहली बार जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा हुई थी तो वो 26 अक्टूबर 1962 को हुई थी।
चीन के आक्रमण की वजह से। इस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे और राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जबकि जब 3 दिसंबर 1971 को आपातकाल की घोषणा हुई थी तो पाकिस्तान के द्वारा भारत पर किए गए युद्ध की वजह से इस समय राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा हुई थी। इस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और श्री बीबी गिरी इस समय राष्ट्रपति हुआ करते थे। जब 25 जून 1975 को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा तीसरी बार हुई थी तो यह आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर की गई थी। आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। इसमें हमें गलत युग्म का चयन करना है। राष्ट्रीय आपातकाल 352 ये हम बता ही चुके हैं, आपको करेक्ट है। राष्ट्रपति शासन 358 ये आपको पता है कि ये 358 ना होकर 356 है। वित्तीय आपातकाल 360, आपातकाल लागू होने के प्रभाव 353। अगेन 28 नंबर क्वेश्चन में हमको गलत युग्म का चयन करना है। गलत युग्म का संसदीय अनुमोदन और समय अवधि। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन संसद के द्वारा 1 माह के अंदर विशेष बहुमत से होना चाहिए। राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन 2 माह के अंदर साधारण बहुमत से होना चाहिए। वित्तीय आपातकाल का अनुमोदन 1 माह के अंदर साधारण बहुमत से होना चाहिए और अध्यादेश का संसद के अनुमोदन के बिना संसद के पुनः संवेद होने पर 6 सप्ताह की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगा। इसमें यदि हम देखें तो राष्ट्रीय आपातकाल 1 माह में विशेष बहुमत से ही संसद के द्वारा अनुमोदन किया जाता है। राष्ट्रपति शासन 2 माह के अंदर साधारण बहुमत से, वित्तीय आपातकाल भी 2 माह के अंदर साधारण बहुमत से होता है। इस प्रकार से विकल्प सी इसका गलत आंसर है, बाकी के सब सही मैच है। हम आज के क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ मूव करेंगे, जिसमें पूछा गया है, एक विकल्प कथन दिया गया, अनुच्छेद 356 की यह उग्र शक्ति एक मृत पत्र की भांति ही रहेगी और इसका प्रयोग अंतिम साधन के रूप में किया जाएगा, किसने कहा? तो यह कथन के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि यह कथन डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा संविधान सभा में बहस के दौरान बताया गया। अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। तो उसमें पूछा गया है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक राज्य की बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से सुरक्षा का संघ पर कर्तव्य आरोपित करता है? यानी किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राज्यों की बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से सुरक्षा करना संघ का कर्तव्य है? तो यह प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 355 में किया गया है। 352, 56 हम बता चुके हैं। 353 का आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे कि यह अनुच्छेद किससे संबंधित है। 31 नंबर क्वेश्चन में एक कथन दिया गया है कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। यह कथन किसने कहा है? तो इसको हम देखेंगे कि यह कथन हृदयनाथ कुंजरू जी के द्वारा कहा गया है। इसमें फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कुछ डिस्कशन की आवश्यकता मुझे नहीं महसूस हो रही है, आप लोग देख लेंगे। इसको याद करना है बस। राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है, किसने कहा? तो हृदयनाथ कुंजरू जी ने कहा। हम देखें क्वेश्चन नंबर 32। इसमें बोला गया है कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ? यह भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको आपको याद रख लेना है बस। यह तत्कालीन पेप्सू यानी वर्तमान पंजाब में सबसे पहले आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। हम आज के क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ जाएंगे। इसमें पूछा गया है, आपातकाल में किसी राज्य विधानमंडल की अवधि बढ़ाई जा सकती है। जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तो किसी राज्य विधानमंडल की अवधि बढ़ाई जा सकती है। यह प्रावधान किसके द्वारा किया जा सकता है? तो इसको राष्ट्रपति के द्वारा, संसद के द्वारा, राज्यपाल द्वारा, राज्य विधानमंडल के द्वारा। तो इसका जो सही विकल्प है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संसद के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य विधानसभा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। अब हम आगे बढ़ेंगे। आज का क्वेश्चन नंबर 34 है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद प्रकाशित कराने का अधिकार किसे प्राप्त है? यानी जो संविधान है हमारा, जो मूल रूप से इंग्लिश में लिखा गया था, इसको हिंदी भाषा में अनुवाद प्रकाशित कराने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को, संसद को, राज्यसभा को या लोकसभा को? तो हम इसमें आंसर देखेंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी राष्ट्रपति को यह अधिकार है। इसी अधिकार का उपयोग करते हुए राष्ट्रपति जी ने 58वें संशोधन
58वें संशोधन 1987 के द्वारा अनुच्छेद 394A को जुड़वाकर संविधान का हिंदी भाषा का पाठ ऐड करवाया। आज का आखिरी क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें हमसे पूछा गया है कि किस अनुच्छेद के तहत संविधान के लागू होने की तिथि दी गई है, यानी संविधान कब लागू हुआ, यह तिथि किस अनुच्छेद के अंतर्गत लिखी गई है। तो इसमें आर्टिकल 393, 394A, 394, 392। तो इसका जो सही आंसर है वो है आर्टिकल 394। इसमें आपको बताया गया है कि भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ, जबकि 394A का प्रावधान आप देख चुके हैं, ऊपर हमने एक्सप्लेन किया है। 393 में जो बताया गया है उसमें संविधान के जो संक्षिप्त नाम दिए गए हैं उनका उल्लेख आर्टिकल 393 में देखने को मिलता है। आर्टिकल 392 में क्या है यह आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि आज का हमारा जो सेशन था वो समाप्त हुआ। आप लोग ध्यानपूर्वक हमारे सेशन को सुन रहे हैं और हमें आपके कमेंट की का इंतज़ार रहता है कि आप हमारे सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस सेशन का आप बहुत ही ऑप्टिमम जो यूज कर सकते हैं वो आप इस ढंग से कर सकते हैं कि हम जो ये क्वेश्चन है इनको हम टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दिया करेंगे। आप वहाँ से डाउनलोड कर लें और इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें। फिर उसके बाद इस वीडियो के माध्यम से आप इन क्वेश्चन की डिस्कशन देखें। मुझे उम्मीद है कि आप इन क्वेश्चन के माध्यम से आने वाले एग्जाम में पॉलिटी सेक्शन के क्वेश्चन बिना किसी कन्फ्यूजन के सही कर सकते हो। आप लोगों के द्वारा हमारे सेशन को सुना जा रहा है और आप लोगों के द्वारा हमको जो सहयोग दिया जा रहा है इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।